नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मर्डर मिस्ट्री की, जो आज से लगभग 23 साल पहले पटना में यह कांड हुआ था और जिसकी गुत्थी आज तक सीबीआई भी नहीं सुलझा पाई और इसको आत्महत्या का करार देते हुए सीबीआई ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था, हाथ खड़ा कर दिया था। तो आइए देखते हैं क्या है शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मर्डर मिस्ट्री का मामला। दोस्तों, शिल्पी जैन जो है उज्जवल कुमार जैन कमला स्टोर के नाम से पटना में रेडीमेड की दुकान थी उस समय उनकी। उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी शिल्पी जैन और पढ़ने में बहुत तेज, बहुत सुंदर। मिस पटना के खिताब से वह नवाजी गई थी और उसने पटना वीमेंस कॉलेज से स्नातक करने के बाद कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। और अब हम गौतम सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जान लें तो ठीक रहेगा। गौतम सिंह, जिनकी उम्र उस समय 28 वर्ष थी, बीएन सिंह उनके पिताजी का नाम था, जो परिवार सहित लंदन में रहते थे, यानी कि एनआरआई थे। और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी लोगों में से एक थे। उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था लालू प्रसाद यादव से। और उसी समय लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। उस समय राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी थी, वह चीफ मिनिस्टर थी बिहार की। और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव विधायक थे और सत्ता एक तरह से उन्हीं के हाथ में थी। जिनको जो काम करवाना होता था साधु यादव से मिलता था और उसका काम हो जाता था। गौतम सिंह के पिता बीएन सिंह का जो संबंध लालू यादव से था, उसी के चलते गौतम सिंह भी राजनीति में अपना करियर आजमाना चाहते थे और लालू यादव के सहारे ही उन्होंने साधु यादव से मुलाकात किया। जान पहचान काफ़ी अच्छी हो गई और साधु यादव के चलते ही गौतम सिंह को पार्टी में बहुत जल्दी पहचान मिल गई, अच्छी पहचान मिल गई। यहाँ तक ही यह मामला सीमित नहीं रहा। साधु यादव और गौतम सिंह पटना में पार्टनरशिप में बिजनेस पार्टनर के तौर पर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और इन लोगों में संबंध बहुत मजबूत हो जाता है। एक दिन शिल्पी जैन की मुलाकात गौतम सिंह से होती है। दोनों पटना के ही रहने वाले थे और बहुत जल्द इन लोगों की मुलाकात जो है प्यार में बदल जाती है और फिर ये लोग शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच होनी को कुछ और ही मंजूर था। 3 जुलाई 1999 की रात गांधी मैदान के पार्क में, गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैराज में मौजूद मारुति जैन कार के अंदर इन दोनों की लाश मिलती है 3 जुलाई 1999 को। लाश मिलने के बाद
पुलिस और अन्य लोग जो लोकल लोग होते हैं वे तुरंत पहचान जाते हैं कि यह लाश तो शिल्पी जैन और गौतम सिंह की है, क्योंकि ये लोग बहुत रसूखदार आदमी थे। शिल्पी जैन के पिताजी उज्जवल जैन जो हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और गौतम सिंह के पिता बीएन सिंह भी खास अपना महत्व रखते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके बहुत करीबी थे, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उनकी पत्नी राबड़ी देवी इस समय मुख्यमंत्री थी, सत्ता में थी। इस घटना के बाद पटना में सनसनी फैल गई, तहलका मच गया, और पुलिस ने लाश को देखते ही तुरंत आनन फानन यह फैसला सुना दिया, यह ऐलान कर दिया कि यह कोई हत्या का मामला न होकर आत्महत्या का मामला है। इन दोनों ने, प्रेमी प्रेमिकाओं ने आत्महत्या किया है। अब मामला यहाँ आकर अटक जाता है कि आखिर इन लोगों की हत्या कैसे हो गई। 2 जुलाई को शिल्पी जैन अपने घर से निकलती है और इंस्टीट्यूट जाने के लिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए अपने घर से 2 जुलाई को निकलती हैं। सुबह सफ़ेद कुर्ती पहनी हुई हैं और आगे जाकर एक रिक्शा पकड़ती हैं। रिक्शा पर बैठकर वह थोड़ी दूर अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जाती हैं, तब तक एक कार आकर उनके आगे रुकती है और उसमें से एक नौजवान उतरता है और शिल्पी जैन को कहता है कि आप कहाँ जाएंगी। शिल्पी जैन कहती हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। कार का जो मालिक है वह कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, रिक्शे में बैठकर जाने की आपको क्या ज़रूरत है, आप आइए हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँगा। शिल्पी जैन से वह आदमी काफ़ी परिचित था, वह उससे कई बार मिल चुकी थी, और ख़ास बात यह कि वह गौतम सिंह का भी परिचित था, दोस्त था। थोड़ी दूर गाड़ी जाने के बाद वह उसे नींद आ जाती है। शिल्पी गौतम को थोड़ी नींद आ जाती है और वह झपकी लेने लगती है। तब तक गाड़ी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ न मुड़कर सुनसान जगह की तरफ मुड़ जाती है, और तब वह जगाता है वह आदमी। और जब यह जागती है तो वह कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह कहता है कि फुलवारी शरीफ मैं ले जा रहा हूँ। तब शिल्पी जैन जो है डर जाती है। डरने की बात तो जायज़ है, डर जाती है, लेकिन वह जो परिचित व्यक्ति था गाड़ी वाला, वह फिर कहता है कि नहीं, आपका दोस्त गौतम सिंह वहाँ पर मौजूद है, वाल्मीकि गेस्ट हाउस में वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब शिल्पी जैन निर्भीक हो जाती है, क्योंकि गौतम सिंह उसका प्रेमी था और उसे विश्वास है कि गौतम सिंह वहाँ होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ जब पहुँचती है तो गौतम सिंह वहाँ पर नहीं था, और थोड़ी देर बाद ही गौतम को यह बात मालूम हो जाती है कि शिल्पी को कोई उठा करके और ले गया है वाल्मीकि गेस्ट हाउस, क्योंकि वह वाल्मीकि गेस्ट हाउस के बारे में जानता था कि यह राजनेताओं का अड्डा है, अयाशी का अड्डा है। गौतम अपनी गाड़ी निकालता है, मारुति जैन सफ़ेद कलर की, और तेज़ी के साथ वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। और वहां जाकर देखता है तो शिल्पी जैन को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, और बहुत से लोग, उसी के परिचित लोग, शिल्पी जैन के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, उसकी इज्जत लूटना चाहते हैं। गौतम सिंह बहुत निवेदन करता है उन लोगों से, हाथ पैर जोड़ता है उन लोगों के आगे,
लेकिन इस हाथ पैर जोड़ने का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे लोग गौतम सिंह को मारने लगते हैं। बहुत बुरी तरह से मारते हैं गौतम सिंह को। और तब जाकर के उसी के सामने सामूहिक बलात्कार किया जाता है शिल्पी जैन का। और बलात्कार करने के बाद दोनों का गला दबा दिया जाता है और दोनों इस दुनिया को छोड़ देते हैं। फिर दोनों की लाशों को उसी मारुति वैन में जो ले गया था गौतम सिंह, अपना मारुति वैन, उसी में रह करके एमएलए क्वार्टर के 12 नंबर बंगले के गैरेज में गाड़ी को खड़ी कर दी जाती है ले जा कर के। और गाड़ी को ले कर कौन जाता है? वही जिन्होंने रेप किया था। अब होती है जब शिल्पी अपने घर नहीं पहुंचती है तो तलाश होती है, पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। कई घंटे बीत जाते हैं और 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे 12 नंबर बंगले पर पुलिस अचानक पहुंच जाती है। खबर मिलती है पुलिस को कि 12 नंबर बंगले पर गैराज में गाड़ी खड़ी है, उसी में दोनों की लाश है। पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही साधु यादव आकर के शोर शराबा करने लगते हैं। पुलिस को लाश मिल जाती है। लाश मिलने के बाद लाश की पहचान कर ली जाती है शिल्पी जैन और गौतम सिंह के रूप में। शिल्पी जैन की लाश पर एक गौतम का टी शर्ट था, बाकी सब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और गौतम नंगा था, नंगी अवस्था में उसे पाया गया था। गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे और शिल्पी के शरीर पर जूतों से पिटाई के निशान मिले थे। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पुलिस यह ऐलान कर देती है कि इन लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड दम को घुट देता है जिससे आदमी की मौत हो जाती है। उसी रात गौतम का अंतिम संस्कार, पुलिस की जल्दबाजी इतनी होती है कि उसी रात गौतम का अंतिम संस्कार बिना किसी गार्जियन के, बिना किसी उसके रिलेटिव के पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है। और 4 जुलाई की सुबह होते ही शिल्पी जैन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण अस्पष्ट था। संभावना जताई गई कि जहर खाने से हुई है मौत, दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। पटना पुलिस भी कहने लगती है कि जहर खाया गया है, लेकिन लोग जान जाते हैं कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। शिल्पी जैन के साथ रेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार, उसके बाद इन दोनों का मर्डर हुआ है। इधर विपक्षी पार्टियां राबड़ी देवी सरकार को घेर लेती हैं, हल्ला हो जाता है, विधानसभा में रोज़ हल्ला होने लगता है। और तब धीरे धीरे साधु यादव का नाम अखबारों में और अन्य तरह से साधु यादव का नाम सामने आने लगता है। तब सरकार से सीबीआई जांच की मांग होने लगती है, लेकिन सरकार, राबड़ी देवी की सरकार कुछ नहीं सुनती। आखिर हार पास कर 2 माह बाद राबड़ी देवी सीबीआई की जांच का आदेश देती है। इस मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप देती है। सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में विजाइनल फ्रूट्स भेजा जाता है
शिल्पी जैन का, और रिपोर्ट में शिल्पी के साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था, इसका खुलासा हो जाता है। शिल्पी के कपड़े पर मिले सीमेंट की जो सीमेंट मिले थे उसके डीएनए के जांच के लिए साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगती है सीबीआई, लेकिन सीबीआई को ब्लड सैंपल देने से साधु यादव साफ मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी सीबीआई एक गलती करती है। सीबीआई ने आगे कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर वह चाहती तो कोर्ट से आदेश करवाकर ज़बरदस्ती साधु यादव से वह ब्लड सैंपल ले लेती, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया। 1 अगस्त 2003 में 4 साल के बाद सीबीआई इसी केस में उलझी रहती है, और 4 साल के बाद फाइनल रिपोर्ट में सीबीआई अपना रिपोर्ट लगाती है और कहती है कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, दोनों ने जहर खाया था। शिल्पी के कपड़े पर जो वीर्य के दाग थे, सीबीआई ने उसे पसीने की बूंद बताया था। मामला जब सीबीआई के हाथ में जाता है, सीबीआई भी अपना इसे आत्महत्या का केस बता करके अपना पल्ला झाड़ लिया। 2006 में शिल्पी जैन का भाई प्रशांत जैन इस छानबीन और इस फैसले से खुश नहीं था। उसने दौड़ धूप किया और इस मामले की पुनः सुनवाई के लिए, केस को रीओपन करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता रहा। लेकिन 2006 में एक दिन प्रशांत का अपहरण हो जाता है और फिर 2 दिन बाद उसे हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु पर उसको ला करके छोड़ दिया जाता है। और तब से फिर शिल्पी जैन के भाई प्रशांत ने इस विषय में अपना मुंह नहीं खोला। वह चुप हो गया, उसका मुंह सिल गया, क्योंकि वह जान गया कि अगर मैं ज़्यादा उछल कूद मचाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो सकता है। अब जनता के पास या इस केस से संबंधित कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक लगभग 24 साल हो गया किसी ने नहीं दिया। न बिहार की पटना पुलिस ने दिया और न सीबीआई ने दिया और न किसी नेता ने दिया। सवाल नंबर 1, शिल्पी जैन और गौतम सिंह की जो मौत थी, क्या वह हत्या नहीं थी? क्या वह सुसाइड था? सवाल नंबर 2, इसका दोषी कौन है? सवाल नंबर 3, साधु ने ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया? सवाल नंबर 4, शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया था? सवाल नंबर 5, बंद गैराज में गाड़ी में लाश की खबर पुलिस को कैसे मिली? यह बहुत तहकीकात का विषय है। सवाल नंबर 6, पुलिस के ठीक बाद 12 नंबर बंगले के गैराज पर साधु यादव कैसे पहुंच गए थे? तुरंत बाद उनको किसने बताया था कि वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है? सवाल नंबर 7, जो सीबीआई के लिए जाता है, सीबीआई ने जब साधु ने मना कर दिया था, साधु यादव ने ब्लड सैंपल देने के लिए, तो सीबीआई ने कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लेकर के उनसे ज़बरदस्ती ब्लड सैंपल मांगा? दोस्तों, इस घटना को 24 साल बीत गए हैं, लेकिन यह घटना अपने आप में एक रहस्यों से भरा पड़ा है जिस पर से अभी तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया।
हालांकि पुलिस और सीबीआई निश्चिंत है, लेकिन फैसला कहाँ हुआ, कोई इसमें दोषी करार नहीं पाया गया। आखिर किसी ने तो उन लोगों का मर्डर किया होगा, किसी ने तो उसका रेप किया होगा, लेकिन उसके कपड़ों पर गिरे हुए वीर को पसीने की बूंद बता दिया गया। फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।